अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बापर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट और फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस की मदद से एक CRUD एप्लीकेशन बनाएंगे। CRUD एप्लीकेशन में क्या होता है, हम डाटा को क्रिएट कर सकते हैं, हम डाटा को रीड कर सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं और डिलीट करवा सकते हैं। और कोई भी आप अगर वेबसाइट देखती हो तो मेन उसमें ये 4 मेथड ही होते हैं। अगर आपको ये 4 मेथड आ जाते हैं, आप एटलीस्ट वेब डेवलपमेंट का 60 to 70% सीख जाती हो। क्योंकि आप वेबसाइट के ऊपर कोई भी काम करते हो, उसमें कहीं ना कहीं CRUD एप्लीकेशन का रोल होता है। हम डाटा को या तो क्रिएट कर रहे होते हैं, या हम डाटा को रीड कर रहे होते हैं, या अपडेट कर रहे होते हैं, या डिलीट करवा रहे होते हैं। तो हम इस वीडियो में जावास्क्रिप्ट और रियल टाइम फायरबेस की जो प्रोडक्ट है, रियल टाइम डाटाबेस, उसकी मदद से हम एक CRUD एप्लीकेशन बनाएंगे जो आपको नज़र आ रही है। ये हमारे पास एक फॉर्म है जिसके अंदर हम डाटा को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देंगे नेम इसको दूंगा बाबर, और यहाँ पे ईमेल उसको हम कोई भी दे सकते हैं। मैं इसको दूंगा babar@gmail.com, और साथ में इसका रोल नंबर यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको एज अ स्टूडेंट रोल बनाया कि जिस तरह से हम किसी कॉलेज में जाते हैं और अपने इन्फॉर्मेशन लिखवाते हैं, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हम लिखते हैं, नेम, ईमेल और रोल नंबर, और इसके बाद इसका रोल नंबर दूंगा और फिर करूंगा इंटर नहीं करना, हमने करना ऐड डाटा के ऊपर क्लिक। ऐड डाटा के ऊपर क्लिक किया, ऊपर हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया, डाटा एडेड सक्सेसफुली, और वो वाला डाटा हमारे पास नीचे भी आ गया। ये देखिए आप, हमारे पास डाटा नीचे भी आ गया, रोल नंबर भी आ गया उसका, और साथ में नेम भी, ईमेल भी। और यहाँ से हम इसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए जैसे हम अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा ये वाला डाटा इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। ये देखिए फॉर्म के अंदर आ गया, और साथ में हमारे पास नीचे अपडेट वाला बटन भी आ जाएगा। पहले हमारे पास अपडेट वाला बटन नहीं शो हो रहा था, लेकिन जैसे अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तब हमारे पास अपडेट वाला बटन भी आएगा। अब यहाँ पे इसका नेम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ बाबर अली, और ईमेल में भी कर देता हूँ बाबर अली, और यहाँ पे करता हूँ अपडेट डाटा के ऊपर क्लिक। जैसे अपडेट डाटा के ऊपर क्लिक किया तो हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा। ऊपर हमारे पास नोटिफिकेशन भी आ गया, अपडेटेड डाटा, और नीचे हमारे पास जहाँ पे बाबर लिखा था वहाँ पे बाबर अली आ गया। अब इनमें से मैंने किसी भी डाटा को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए सिंपली हमने डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करना है, और वो वाला डाटा हमारे पास डिलीट हो जाएगा। ऊपर हमारे पास आ भी रहा है कि डिलीटेड डाटा, और डाटा रियल टाइम में डिलीट हो रहा है। अगर मैं इसको डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो पेज को रीलोड नहीं करना पड़ता, उसी वक्त डाटा हमारे पास डिलीट हो रहा है। तो ये पावर है फायरबेस की कि इसके लिए हमें कोई भी रीलोड वाला फंक्शन इसके अंदर अप्लाई नहीं करवाना पड़ता। रियल टाइम डाटाबेस है, जैसे डाटाबेस के अंदर कोई चेंजिंग आती है उसी वक्त हमारे पास ये अपडेट हो जाता है। तो इससे हम बनाएंगे जावास्क्रिप्ट और रियल टाइम डाटाबेस जो प्रोडक्ट है फायरबेस की, उसकी मदद से। तो इससे हम स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं फायरबेस और जावास्क्रिप्ट के ऊपर, अगर आप वो देख लो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक्स बताए हैं, फंडामेंटल बताए हैं, उसमें मैंने ऑथेंटिकेशंस बताया है, और साथ में मैंने बताया है कि किस तरह से आप रियल टाइम डाटाबेस और जावास्क्रिप्ट को आपस में कनेक्ट करते हो। और उसमें भी मैंने आपको डाटा को क्रिएट करना और उसके बाद उसको रिट्रीव करना, मतलब उसको व्यू करना, मैंने आपको सिखाया है, रीड करना। तो इसमें हम कंप्लीट CRUD एप्लीकेशन को देखेंगे। उसके लिए मैं आता हूँ अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पे मैंने खाली फोल्डर लिया हुआ है। ये मेरे पास एक अलग से टैब है, और जो मैंने आपको प्रोजेक्ट समझाना है उसके लिए मैंने एक अलग से टैब ओपन किया हुआ है, ये वाला। अब इसके अंदर मैंने एक खाली फोल्डर लिया है जिसके अंदर हम एक फाइल लेंगे, index.html। आपने कोई भी खाली फोल्डर बना के उसको ड्रैग करके VS कोड के अंदर ओपन कर लेना है। उसके बाद आप पहली फाइल लेंगे index.html, उसके अंदर आप सिंपली HTML का कोड लिखा, और इसके आप टाइटल में दे दो CRUD ऐप, और इसके जहाँ पे बॉडी टैग आपका एंड हो रहा है ना, इसके ऊपर आप एक स्क्रिप्ट का टैग लगाओ, और साथ में मॉड्यूल, और एक आप फाइल यहाँ पे लिंक कर दो script.js, और इस script.js को आप इसके अंदर क्रिएट कर दो, script.js। ये हमारे पास फाइल भी क्रिएट होगी, हमारे पास index.html के साथ लिंक भी होगी। अब इसके साथ हमें एक स्टाइल और CSS की फाइल भी चाहिए, क्योंकि हमने इसके अंदर बेसिक से CSS लिखनी है। कोई हमने ज़्यादा इसमें CSS नहीं डालनी, क्योंकि हमारा मेन मकसद है फायरबेस और जावास्क्रिप्ट को समझना। तो जब आपने इतना बना लिया, फिर आपने आ जाना इस वेबसाइट के ऊपर firebase.google.com, और आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना, गो टू कंसोल। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। आपने कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो आप न्यू टैब ओपन होगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमने ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, लेकिन मैं इसको अगेन फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करता हूँ। जिन लोगों ने पहले प्रीवियस वीडियो नहीं देखी उन्हें भी कंप्लीट समझ जाए। तो हम यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आपने ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको उस प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट का नाम देना है,
तो मैं इसको कर देता हूँ CRUD ऐप, और उसके बाद हम इसको कर लेंगे कंटिन्यू किया। और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि गूगल एनालिटिक्स फॉर योर फायरबेस प्रोजेक्ट। गूगल एनालिटिक्स हमें नहीं चाहिए, तो इसको मैं यहाँ से कर दूंगा डिसेबल किया, और फिर क्रिएट प्रोजेक्ट। ये थोड़ी सी देर लेगा और आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है वो बन जाएगा। ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया। उसके बाद हमारे पास बटन आ गया कंटिन्यू, तो आपने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक किया, हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर हमारे पास आ रहा है CRUD ऐप को आपने ऐप वेबसाइट के अंदर कनेक्ट करना है, या आपने एंड्रॉयड ऐप के लिए कनेक्ट करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए, या आपने iOS के लिए करना है, यूनिटी 3D के लिए। अगर आप कोई गेम डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप वो भी फायरबेस के अंदर इंक्लूड करवा सकते हो। और साथ में आपके पास फ्लूटर ऐप है, तो हम कर रहे हैं चूँकि जावास्क्रिप्ट के साथ, तो जावास्क्रिप्ट आता है आपका वेब के अंदर, तो आपने इस वेब के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप रिएक्ट के अंदर काम कर रहे होगे तब भी आपने इसी के ऊपर क्लिक करना है। रिएक्ट नेटिव के अंदर काम कर रहे होगे तब भी आपने वेब के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वेब में आती हैं, हम जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हैं। इसके ऊपर आपने क्लिक किया, हमारे पास न्यू विंडो आ गई। अब इसके अंदर आपने अपनी ऐप का नाम देना है कि किस नेम के साथ अपनी ऐप को रखना चाहते हो। तो मैं इसको कर देता हूँ CRUD, और CRUD ऐप कर देते हैं, CRUD ऐप, बस इतना कर देते हैं, ज़्यादा कोई लंबा लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद हमारे पास बटन आ रहा है आल्सो सेटअप फायरबेस होस्टिंग। जब आपके पास होस्टिंग नहीं होगी और आपको होस्टिंग भी चाहिए, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इनकी होस्टिंग भी अवेल कर सकते हो, लेकिन अभी हमें होस्टिंग नहीं चाहिए, तो आपने इसको अनचेक रहने देना है। उसके बाद रजिस्टर्ड ऐप, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। रजिस्टर ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये नीचे वाला बटन जो है वो इनेबल हो जाएगा। इसके अंदर हमारे पास क्या है, ऐड SDK। अब ये हमारे पास पहला मेथड आ रहा है यूज़ NPM के साथ मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगी उनमें मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी हम स्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो आपने यूज़ स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करना है। यूज़ स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक किया तो आपका जैसे ये कोड लिखा हुआ है ना, एज इट इज़ आपने इसको यहाँ से कॉपी वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका ये कोड कॉपी हो जाएगा। और जो फाइल है script.js उसके अंदर आप इसको लगा देना है। इसके अंदर लगा दिया, और इसके एंड पे ये स्क्रिप्ट का टैग इसको भी डिलीट कर देना है, और ये ऊपर वाले को भी आपने डिलीट कर देना है। दैट्स इट। आपकी जो script.js है ना, इसके अंदर फायरबेस की ऐप इनिशियलाइज होगी। अब इसको चेक करने के लिए सिंपली आपने इसके लास्ट पे जाना है, और आपने यहाँ पे लिखना है कंसोल, और कंसोल के अंदर आप कोड को प्रिंट करवा दो। फिर उसके बाद index.html को आप ओपन विद लाइव सर्वर को, अगर आप ओपन विद लाइव सर्वर करोगे तभी आपका फायरबेस प्रोजेक्ट वर्क करेगा। जिस तरह से आप नॉर्मल HTML फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हो ना, उस तरह से इसने वर्क नहीं करना। आपने इसको लाइव सर्वर के साथ ओपन करना है। उसको ओपन करने के लिए आपके पास एक प्लगइन होता है, वो आपने इंस्टॉल कर देना है। अब इसके ऊपर हमने क्लिक किया, हमारे पास ये मैसेज आ गया गुड। जब आपके पास गुड मैसेज आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ तक हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो आपकी ऐप जो वो लिंक होगी। अब ये जो मैंने आपको ओपन करके दिखाया ना लाइव सर्वर, ये हमारे पास है एक एक्सटेंशन VS कोड के अंदर। आपने ये एक्सटेंशन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लिख दोगे लाइव सर्वर, तो आपके पास एक लाइव सर्वर ऐप आ जाएगी। आपने उसको इंस्टॉल कर लेना, फर्स्ट पे आ जाएगी ये फर्स्ट वाली, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आप किसी भी index.html के अंदर, home.html के अंदर कोई भी आपकी HTML की फाइल होगी ना, उसके अंदर आप राइट क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ओपन विद लाइव सर्वर। तो जब आपने जावास्क्रिप्ट और फायरबेस के साथ काम करना है, आपने ओपन विद लाइव सर्वर करना है, तभी आपकी ऐप वर्क करेगी। अच्छा, उसके बाद आपने आ जाना अपने कोड के अंदर, यहाँ पे अपने जो फायरबेस प्रोजेक्ट है उसके अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास बटन आ रहा है कंटिन्यू टू कंसोल, तो आपने कंटिन्यू टू कंसोल के ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक किया, अब हमारे पास आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स, ऐप्स। इसके अंदर आपने कौन कौन सी ऐड करनी है, ऑथेंटिकेशन, ऐप चेक, फायर स्टोर डेटाबेस, रियल टाइम डेटाबेस, एक्सटेंशन, स्टोरेज। ये आपके सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपनी वेबसाइट के अंदर लगा सकती हो फायरबेस की तरफ से। तो हमने चूंकि इसके अंदर लगाना है रियल टाइम डेटाबेस, तो मैं रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। ये आपके पास न्यू विंडो ओपन होगी, और यहाँ पे आपके पास बटन है क्रिएट डेटाबेस, तो आपने क्रिएट डेटाबेस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे और उसके बाद आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है डेटाबेस ऑप्शन, तो आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। फिर उसके बाद स्टार्ट इन लॉक मोड, स्टार्ट इन टेस्ट मोड, आप स्टार्ट इन टेस्ट मोड के ऊपर क्लिक कर दो या स्टार्ट इन लॉक मोड के ऊपर क्लिक कर दो, कोई मसला नहीं। अगर आप स्टार्ट इन लॉक मोड के ऊपर क्लिक करोगे तो आगे चल के आपने इसको ट्रू कर देना है। अगर आप स्टार्ट इन टेस्ट मोड के ऊपर क्लिक करोगे
तब आपने इसको एज इट इज़ रहने देना है, तब इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो मैं इसको स्टार्ट लॉक मोड के ऊपर क्लिक करूँगा, आगे चल के इसको मैं चेंज कर दूँगा। अगर आप टेस्ट मोड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सम टाइम हम लॉक के ऊपर क्लिक कर देते हैं, हमारे पास एरर आ जाता है, जो कि मेरे पास एरर ये 2 दिन रहा था और मुझे पता नहीं चला था कि ये मैंने कहाँ पे मेरा इशू आ रहा है, क्योंकि इतने एक्सप्लेन करके कोई ट्यूटोरियल में मुझे नहीं मिल रहे थे जिसके अंदर फायरबेस और रियल टाइम जावास्क्रिप्ट को समझाया जा रहा हो। तो इसलिए फिर मैंने खुद सोचा कि मैं इसके ऊपर जो है ना वो वीडियोस बनाऊं। अच्छा, इसके अंदर ये रूल्स आ रहे हैं, रूल्स के ऊपर आपने आना। अगर आपके रूल्स होंगे ना यहाँ पे ट्रू और ट्रू, अब आपको सारा रीड डाटा रीड फॉल्स आपने किया हो, इसको ट्रू करेंगे और ये नीचे वालों को हम ट्रू करेंगे ना, तब आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर डाटा को लोकल वेबसाइट से आप इसके अंदर डाटा को ऐड कर सकते हो या डाटा को रीड कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप फॉल्स कर दोगे, आप अपने डाटा को रीड नहीं कर सकते। तो हमेशा जब भी आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो तब आपने इसको ट्रू और ट्रू कर देना है, लेकिन जब आपने इसको ऑनलाइन होस्ट करना है तब उसके लिए और मेथड होते हैं। वो जब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे उसके अंदर मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि आपने किस तरह से ऐप को सिक्योर करना होता है। ठीक हो गया, उसके बाद उसको डिसमिस कर दें, कोई एरर नहीं आ रहा। आप डाटा के ऊपर क्लिक किया, अब हमारी जो रियल टाइम डाटा बेस है वो सेट होगी। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने आ जाना अपने प्रोजेक्ट के अंदर और जहाँ पे आपके पास आ रहा है ना ये स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट की फाइल आपकी लगी हो script.js, इसके अंदर आप इसको कॉपी और नीचे पेस्ट कर दो और यहाँ पे आपके पास लिखा हो ना ऐप, यहाँ पे आप कर दो डाटाबेस। अब डाटाबेस यहाँ पे आपने क्यों करना है, गूगल की जो फायरबेस की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना, इन सारे के लास्ट पे हमारे पास अगर अथेंटिकेशन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे auth.js। अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं ऐप को तो हम यहाँ पे करेंगे app.js। अगर हम फायर स्टोर को गेट कर रहे हैं, अगर हम फायर स्टोर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे करना है firestore.js। बाकी आपका URL सेम ही रहेगा, यहाँ पे हमने करना है firestore.js। और यहाँ पे जब हमने डाटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं, हम चूँकि अभी रियल टाइम डाटाबेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे database.js और इसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं जो आपने यहाँ से गेट करने हैं। अब चूँकि हमने डाटाबेस को गेट करना तो हम यहाँ पे एक फंक्शन इसका गेट डाटाबेस, उसको यहाँ पे लिखेंगे गेट डाटाबेस। अब ये फंक्शन कहाँ पे है, ये सारे फंक्शन इनकी जो फाइल है ना, मतलब इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उनके अंदर मौजूद है। अगर आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन विजिट करोगे, जो कि मैंने आपको इनिशियल वीडियोस में फंडामेंटल ऑफ फायरबेस के अंदर सारा आपको एक्सप्लेन किया, उसको आप एक दफ़ा चेक करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने डाटाबेस को गेट कर लिया। अब उससे पहले ना हम एक फॉर्म बना लेते हैं index.html के अंदर। इस फॉर्म के थ्रू हमने डाटा को गेट करना, तो हम यहाँ पे एक डिव लेंगे, इसको क्लास लगा देंगे फॉर्म के अंदर हम लेंगे एक स्पैन का टैग, जिसके अंदर हमने नोटिफिकेशन ऐड करवाने हैं। तो यहाँ पे इसको मैं आईडी दूंगा नोटिफिकेशन। ये हमारे पास एक स्पैन का टैग लग गया। अब इसके नीचे मुझे एक h1 का टैग चाहिए, इसके अंदर मैं कर दूंगा इंटर स्टूडेंट्स और इसके भी नीचे मुझे एक इनपुट का टैग चाहिए। अब इसके अंदर ना जब आप फायरबेस और जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हो तब आपको फॉर्म का टैग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये PHP में लगाना पड़ता है। बाकी जावास्क्रिप्ट के साथ आपका कोई ये लेन देन नहीं है, जो आपका फॉर्म टैग है ना उसके साथ लगा लो तो आप भी कोई मसला नहीं, लेकिन आप लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप आईडी दे दो, नेम, फर्स्ट इनपुट चाहिए हमें नेम के लिए, तो आईडी इसको नेम प्लेस होल्डर और इसमें हम कर देंगे इंटर नेम और इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सेकंड में हमें चाहिए ईमेल, तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा ईमेल और प्लेस होल्डर के अंदर कर दूंगा इंटर ईमेल। ठीक हो गया। और यहाँ पे इसकी जो टाइप है वो भी हम कर देंगे ईमेल। फिर हमें जो थर्ड वाली है वो चाहिए नंबर्स, इसके अंदर हमें रोल नंबर लिखना है, तो इसकी टाइप हम कर देंगे नंबर्स और आईडी इसकी कर देंगे हम रोल नंबर्स और प्लेस होल्डर के अंदर भी हम कर देंगे रोल नंबर्स। और लास्ट इसके एंड पे हमें एक बटन चाहिए, यहाँ पे बटन, और इसके अंदर आप देखेंगे ऐड डाटा। अब इसको भी आप यहाँ पे आईडी लगा दो, इसको आप ऐड अंडरस्कोर डाटा, यहाँ पे आईडी इसको लगा दी, सेव किया। और अब इसको अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास एक ये फॉर्म बन गया। अब इसको आप थोड़ा सा स्टाइल करना चाहो तो कर सकते हो। स्टाइलिंग मैंने इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट नहीं रखी हुई, तो मैं ना मेरे पास ऑलरेडी जो मौजूद है उसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर स्टाइल हम करने लगे ना तो हमारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सिंपल सी आपको सोर्स कोड में अवेलेबल होगी, तो यहाँ से इसका मैं कोर्स जो कोड है वो सारा कॉपी कर लेता हूँ स्टाइलिंग का। बिल्कुल सिंपल सी है, आपको भी मैं समझा देता हूँ। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इस टाइप के अंदर है, तो हम आते हैं यहाँ पे स्टाइल और सीएसएस के अंदर, इसको हम पेस्ट कर देंगे और इस फाइल को हम यहाँ पे लिंक कर लेंगे। यहाँ पे हम लिंक किया यहाँ पे, और अगर इसको आपको चेक करवाऊँ तो ये आपके पास फॉर्म थोड़ा सा स्टाइल हो गया। सिंपली क्या है इसके अंदर कि हमने
ये जो बॉडी टैग है उसको फॉन्ट फैमिली लगाई हुई है जो कि वर्क नहीं कर रही क्योंकि उसको हमने इंपोर्ट नहीं की। फार्म का टैग लगाया, इसको विड्थ कर दी 300 पिक्सल, मार्जिन इसको 0 और ऑटो कर दिया। फार्म टैग नहीं, हमने जिस डिव को क्लास लगाई है फार्म, उसको हमने स्टाइल किया। फिर फार्म के अंदर जितनी भी इनपुट्स हैं उनका डिस्प्ले कर दिया ब्लॉक, ताकि वो फुल विड्थ कंटेन कर सके और उसके ऊपर जितनी भी हम डिव के ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं वो सारे करवा सके। फिर हमने उसको ये थोड़ी सी स्टाइलिंग कर दी। फिर इसके नीचे जो हमारे पास बटन का टैग आ रहा है तो इसको हमने थोड़ा सा स्टाइल कर दिया। फिर इसके होवर के ऊपर ये थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाई कर दी। फिर अपडेट बटन और ये शो, और ये आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। ये नीचे टेबल को भी मैंने स्टाइल किया हुआ है, ये भी बिल्कुल बेसिक सी CSS है, साथ साथ आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक हो गया, अभी हमारे पास फॉर्म बन गया। अब आपने आ जाना है अपने script.js के अंदर, जिसके अंदर हमारा एक्चुअल कोड है जावास्क्रिप्ट का, जिसके अंदर हमने अपनी सारी जो कोडिंग है वो करनी है। अब ये कोड को आप यहाँ पे हटा दो। सबसे पहले जब भी आपने डाटाबेस के साथ काम करना ना, डाटाबेस को आपने यहाँ पे इनिशियलाइज करना। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लेंगे db इज इक्वल टू गेट डाटाबेस। अब गेट डाटाबेस ये फंक्शन जो आपने ऊपर इंपोर्ट किया ये वाला, आपने इसको नीचे कॉल करना है। इसके अंदर आपने जो कन्फिग्रेशन है वो पास करनी है। कन्फिग्रेशन इसके अंदर कौन सी है, ये वाली फायरबेस कन्फिग्रेशन। आप बेशक इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो और साथ में आपको इनिशियलाइज ऐड करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि हमने इसको ऐप के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है तो इसी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे लगा दूंगा, तो हमारे ये जो DB है वो लग गई। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे कांस्टेंट, और जो हमारे पास ऐड बटन है उसको हम यहाँ पे गेट करेंगे। इसके अंदर ऐड बटन, ऐड डाटा, और यहाँ पे हम लिखें डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, या आप क्वेरी सिलेक्टर कर लो या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID कर दो। चूँकि हमने सबको ID लगाई हुई है तो मैं आपको गेट एलिमेंट बाई ID करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास बटन है ऐड डाटा, इसको हम कॉपी करेंगे और script.js के अंदर इसको हमने लगा दिया। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने जो नोटिफिकेशन वाली डिव है उसको हमने कांस्टेंट के अंदर इंक्लूड कर देना है नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन अंदर हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, सेम उसी तरह से, और इसके अंदर हम ID पास कर देंगे नोटिफिकेशंस वाली। ये नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको पास कर दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक नीचे फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पे फंक्शन का हम नाम देंगे ऐड स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब ये जो ऐड स्टूडेंट फंक्शन है ये हम इस जो हमारे पास ऐड डाटा ना इसके क्लिक के ऊपर लगा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड डाटा डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, किसके ऊपर एक इवेंट लगा दो। इवेंट कौन सा लगाओ, इसके ऊपर क्लिक का। जब इसके ऊपर क्लिक करो तो ये वाला हमारे पास फंक्शन चल जाए। अब इस फंक्शन के अंदर मैं आपको अलर्ट बॉक्स लगा के चेक करवाता हूँ। अलर्ट लगाया और यहाँ पे GG लिख के हम सेव करते हैं, और इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ गया। इसका मतलब है कि हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब ये फंक्शन इसके ऊपर लग गया। अब इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले जो भी हम डाटा देख रहे हैं ना इनपुट्स के अंदर, हमने उनको वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे और उसको हम नाम देंगे नेम। कांस्टेंट और नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और गेट एलिमेंट बाई ID के अंदर हम ID पास कर देंगे नेम वाली। और फिर हमें चाहिए ईमेल के लिए, और फिर हमें इसके साथ हमने चूँकि वैल्यू को इंक्लूड करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू कांस्टेंट नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID नेम, और नेम के अंदर वैल्यू। अब वैल्यू हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये ID हमने लगाई हुई है इनपुट के अंदर, और इनपुट के अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो ना उसे बोलते हैं वैल्यू। तो जब आपने उस टेक्स्ट को गेट करना ना तब आपने यहाँ पे लिखना वैल्यू, कि उसके अंदर जो मैं डाटा लिख रहा हूँ उसके अंदर जो भी मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ ना वो मुझे चाहिए इस वेरिएबल के अंदर। तो हमने इसको लगाना है डॉट वैल्यू, और इसके बाद आप जस्ट इसको सेमीकोलन लगा दो। फिर इसको कॉपी पेस्ट कर लो 2 दफ़ा नीचे, और यहाँ पे आपके पास ID आ रही ईमेल, इसको आप कॉपी करो, आप सेम वेरिएबल का नाम रख दो और सेम आप यहाँ पे ID पास कर दो। फिर आपके पास ID है ये रोल नंबर वाली, सेम आप इसको कॉपी करो और सेम आप ये इसका रख दो वेरिएबल का नेम, और ये वाली ID यहाँ पे पास कर दो। अब जो भी आप इसके अंदर टेक्स्ट लिख रहे हो आप पहले कंसोल के अंदर प्रिंट करवा लो। मैं यहाँ पे नेम किया और फिर मैं कर लूँगा यहाँ पे ईमेल के बाद रोल नंबर। कि जितना भी मैं लिख रहा हूँ ना मुझे अपने कंसोल के अंदर चाहिए। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं BA, ईमेल के अंदर लिखता हूँ ये वाला नंबर, ईमेल के अंदर लिख देता हूँ @ और ये जो रोल नंबर इसके अंदर लिख देता हूँ 1 2, और ऐड किया तो आपके पास कंसोल के अंदर तीनों डाटा आ रहे हैं। जो आपने यहाँ पे डाटा दिया सेम आपका डाटा यहाँ पे आ गया। अब आपको पता चल गया कि किस तरह से आपके इनपुट के अंदर जो डाटा मौजूद है उसको आप वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हो। अब उस डाटा को आपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। अब इस वेरिएबल को यहाँ से ख़त्म कर दो। अब हमने डाटा इसके अंदर इंटर करना है। दोस्तों अब हम यहाँ पे ना जब भी डाटा को इंटर करना है ना हमारे पास मेथड होता है सेट। जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम कर रहे हैं ना उसके अपने रूल्स होते हैं। तो इसके अंदर रूल है कि जब भी आपने डाटा को इंटर करना है डाटाबेस के अंदर,
आपके पास मेथड होता है सेट, जो आपने इंपोर्ट करना होता है डाटाबेस से। तो आपने यहाँ से ऊपर मेथड इंपोर्ट कर लेना है सेट। अब सेम जो सेट वाला मेथड है ना, आपने इसको नीचे कॉल कर लेना है सेट, और सेट के अंदर आप इसको देते हो रेफरेंस। आप डाटा को सेट करो, सेट के बाद रेफरेंस के किस रेफरेंस के साथ आपने डाटा को सेट करना है। अब ये जो रेफरेंस वाला फंक्शन है ये भी आपने डाटाबेस से ही इंपोर्ट करना है। तो आप यहाँ पे कॉमा लगाओगे, कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ पे कर दोगे रेफरेंस। तो आपका ऊपर रेफरेंस वाला फंक्शन भी कॉल हो गया और सेट वाला फंक्शन भी कॉल हो गया। अब दोनों का हमने नीचे कर लिया। सेट का मतलब है डाटा को इंटर करो, रेफरेंस का मतलब है कि किस रेफरेंस के अंदर कहाँ पे आपने डाटा को इंटर करना है। अब इसके अंदर आप रेफरेंस पास करोगे। रेफरेंस आप किस तरह से पास करोगे, सबसे पहले आप इसके अंदर डाटाबेस पास करोगे कि किस डाटाबेस के अंदर आपने इसको इंटर करना है। तो आप यहाँ पे डीबी कर देंगे। अब इस डीबी को हमने ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। इस डीबी के अंदर ये वाली ऊपर वाली सारी वेरिफिकेशंस है। अब ये वेरिफिकेशन गूगल फायरबेस की तरफ से है, उसको पता है कि आपने इसको किस डाटाबेस के साथ क्रिएट करना है। वो आपका काम नहीं है, जस्ट आपने इसकी जो कन्फिग्रेशन है वो सही से लगा लेनी है। अब ये कन्फिग्रेशन के अंदर ये ऐप को हमने इंक्लूड किया। अब इस ऐप के अंदर सेम वो वाली डाटाबेस है जिसके साथ हम ऐप को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब वो वाली जो डाटाबेस है उसका हमने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया, रेफरेंस डाटाबेस। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपने यहाँ पे देना टेबल नेम, कि आप इस डाटा को किस टेबल के साथ इंटर करना चाहते हो। तो हमने इसको करना है स्टूडेंट्स के साथ, कि स्टूडेंट्स वाला एक टेबल बन जाए। अगर आपने PHP के साथ काम किया है, MySQL के साथ काम किया है, तो आपको पता है कि जब भी हमने डाटाबेस को डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करना है तो हम अलग से एक टेबल बनाते हैं। तो सेम आप वो टेबल वाला कंसेप्ट समझो कि हमने एक नेम दिया स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के अंदर हमने वो सारा डाटा जो है वो अपना लिखना है। अब ये मान लिया स्टूडेंट्स के अंदर। इसके बाद आपने यहाँ पे ना स्लैश ये लाजमी लगानी है। अगर स्लैश नहीं लगाओगे तब ये आपका वर्क नहीं करेगा, तब सिर्फ एक यूज़र को ऐड करेगा। स्टूडेंट स्लैश मतलब इसके अंदर, इसके बाहर आपने आ जाना, इसको डाल देना प्लस। अब इसको ना हमने हर यूज़र को स्पेसिफाई भी तो करना है ना, कि हर यूज़र हमारा स्पेसिफाई हो, अलग अलग हो। तो उसको अलग करने के लिए हम उसको अलग अलग आईडीज़ देंगे। अगर ऑटो जनरेटेड आईडी रखेंगे तब भी कोई मसला नहीं, वो हम टाइम स्टैम्प के साथ करते हैं। लेकिन अब मैंने चूंकि इसको अलग से आईडी नहीं दे रहा, मैं जो इसका रोल नंबर है ना वो इसकी आईडी बनाऊंगा। तो ये जो आपका रोल नंबर है आप यहाँ पे इसको पास कर दो। तो स्टूडेंट और स्टूडेंट की हर जो आईडी है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा अपने रोल नंबर के हिसाब से। फिर इससे बाहर आ जाओ। इससे बाहर आके आपने यहाँ पे कॉमा लगाना है, दोनों ब्रैकेट से बाहर नहीं, जहाँ पे आपका ये रेफरेंस एंड हो रहा। आप इसका रेफरेंस आ गया, रेफरेंस से बाहर आप आ जाओ और यहाँ पे कॉमा लगाओ। कॉमा लगाने के बाद करली ब्रैकेट्स लगा दो। अब इसके अंदर आपने ये जो आपके पास डाटा आ रहा है ना, ये तो आपका नेम, ईमेल और रोल नंबर के अंदर है। तो आपने ये डाटा जहाँ पे स्टोर करना है ना, उनको आप क्या क्या नाम देना चाहते हो। अगर आपने ऑब्जेक्ट्स को पढ़ा ना तो आपको पता होगा कि हम एक उसको की देते हैं और फिर उसको वैल्यू देते हैं। वैल्यू तो हमारी ये है। अब किस की के साथ, किस आइडेंटिफिकेशन के साथ आपने उन डाटा को स्टोर करना, वहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे कि वहाँ पे की बना दो नेम, नेम के अंदर आप ये नेम ऐड कर दो, और फिर वहाँ पे की बना दो ईमेल की, और ईमेल के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल ईमेल के अंदर डाटा मौजूद है ना, जो हमने इनपुट से लेना वो इसके अंदर इंक्लूड कर दो। ईमेल कर दिया, अब फिर कॉमा लगाया। इसके बाद रोल नंबर, और रोल नंबर के अंदर भी सेम उसी तरह से यहाँ पे हम रोल नंबर को पास कर देंगे। अब आपका रोल नंबर भी इसके अंदर पास हो गया, ईमेल भी पास होगी और नेम भी पास हो गया, तीनों आपके एट्रीब्यूट्स पास हो गए। अब इससे बाहर आ जाओ। अब ये जो आपको नोटिफिकेशन आ रहा है ना, अब इस नोटिफिकेशन के इनर HTML के अंदर आप करके दिखाऊँ, इनर HTML, और इसके अंदर आप लिख दो HH लिख दो। सेव करोगे तो आपका यहाँ पे ऊपर HH ऐड हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे HH नहीं ऐड करवाना है। मैं कहता हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन वाली डिव मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया ना, इसके इनर HTML के अंदर अगर आपका ये सारा कोड वर्क कर जाता है तो इसके इनर टेक्स्ट के अंदर आप क्या करो, ऐड कर दो एक नोटिफिकेशन के एडेड सक्सेसफुली। आपका डाटा जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब इसको सेव करेंगे और यहाँ पे अब इसको यहाँ पे सेव किया। कोई भी डाटा देता हूँ, मैं इसको देता हूँ बाबर, ईमेल इसको मैं देता हूँ यहाँ पे ba@gmail.com, और रोल नंबर इसको मैं देता हूँ 1 करके। जैसे इसको मैं ऐड करूँगा, ऊपर हमारे पास आ गया एडिड सक्सेसफुली। और हम यहाँ पे अगर इसकी चेक करेंगे डाटाबेस, इसके अंदर सेम वो वाला डाटा भी आ गया ba@gmail.com। और मैंने वो बाबर कंप्लीट नहीं लिखा था, आप ये देख लो, मैंने बाबर लिखा था, बाबर नहीं लिखा था। तो आपका सेम डाटा वहाँ पे आ गया। अब सेम इस आईडी के साथ, इस रोल नंबर के साथ मैं अगेन ऐड करूँगा तो हमारा डाटा ऐड नहीं होगा। अब मुझे रोल नंबर चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे करूँगा 2, फिर करूँगा ऐड, तो हमारा डाटा ऐड होगा। अदरवाइज हमारा डाटा ऐड नहीं होगा, क्योंकि हमने रोल नंबर को अलग अलग रखना है। और वैसे भी रोल नंबर के साथ अलग कर दो, फ़ोन नंबर के साथ अलग कर दो, या आप ईमेल के साथ अलग कर दो,
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको क्या आईडी रखना चाहते हो। अब इसके अंदर 2 डाटा ऐड हो गए, और अब इसके अंदर मैं एक तीसरा डाटा ऐड करता हूँ। यहाँ पे नेम चेंज करता हूँ, नेम इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे साबिर, और ईमेल से हम कर देते हैं sabir@gmail.com ऑलरेडी लगा हुआ है। रोल नंबर इसका हम कर देते हैं 3, फिर करेंगे ऐड, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास डाटा ऐड हो गया, और रियल टाइम डाटा ऐड हो रहा है, कोई हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको डाटा को इंसर्ट करना आ गया कि किस तरह से आपने डाटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट करना है यूजिंग रियल टाइम डाटाबेस और जावास्क्रिप्ट। अब जब भी हम डाटा को ऐड करते हैं ना, डाटा हमारे पास ऐड हो जाता है, लेकिन इनपुट के अंदर ये वैल्यूज सेम उसी तरह से रहती है। अब इनको हमने किस तरह से खाली करना है, उसके लिए आप सिंपली इसके नीचे आओ, जहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन एंड हो रहा है ना, अब यहाँ पे जो आपके पास लगा हुआ है document.getElementById, इस सब को आप यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करके आप यहाँ पे इसको नीचे लगा दो। नीचे लगाने के बाद ये इसके कॉन्स्टेंट आप डिलीट कर दो, कॉन्स्टेंट डिलीट कर दिया, और जहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू आ रही है ना, वैल्यू का आगे इक्वल का साइन लगा हो, और आगे ये आप इसको एम्प्टी वैल्यूज दे दो। यहाँ पे इसको भी आप एम्प्टी वैल्यूज दे दो कि जब आपके पास डाटा ऐड हो जाए ना, तो ये इनपुट्स की जो वैल्यूज है ना, वो आप खाली कर दो, इसके अंदर कोई डाटा मौजूद ना हो। अब जैसे इसके अंदर मैं कोई डाटा ऐड करूँगा, मैं इसके अंदर कोई डाटा ऐड करता हूँ, यहाँ पे नुसरत, इसका मैं ऐड कर देता हूँ इकरा, और ikra@gmail.com, और साथ में हम इसको एक जो रूल नंबर है वो ऐड कर देते हैं इसका 4, और ऐड किया तो हमारा एडिट सक्सेसफुली, और हमारा जो इनपुट्स की फील्ड है वो खाली होगी, और यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास डाटा भी ऐड हो जाएगा। हमारे पास आ गया ikra@gmail.com, और नेम भी आ गया इकरा। ठीक हो गया। अब हमने डाटा को डाटाबेस के अंदर इंसर्ट कर लिया, अब हमने डाटा को गेट करना है और अपने पेज के अंदर शो करवाना है। अब उसको हमने किस तरह से करना है, वो भी आपका बहुत ज़्यादा सिंपल है। जहाँ पे आप डाटा को ऐड कर रहे हो ना, इसी के नीचे आप एक और फंक्शन लगा दो। यहाँ पे आप फंक्शन लगा दो, पहले आप एक कमेंट लगा दो कि रीड डाटा, और यहाँ पे आप फंक्शन लगाओ, और फंक्शन के अंदर आप पास कर दो रीड डाटा। और रीड डाटा के अंदर आप क्या करो कि यहाँ पे आप सबसे पहले एक कांस्टेंट लगाओ, और इसके अंदर आप अपना जो रेफरेंस है वो ऐड कर दो। यहाँ पे कर दूंगा यूज़र रेफरेंस, और यूज़र रेफरेंस के अंदर आप इसको रेफरेंस दोगे REF, और रेफरेंस जो है हमने ऑलरेडी फंक्शन ऊपर कॉल किया हुआ है। अब उसी फंक्शन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसके अंदर DB पास करेंगे कि किस डाटाबेस से आपने यूज़र का डाटा गेट करना है और किस टेबल से करना है, और टेबल हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट। सेम इसी को यहाँ से हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको लगा देंगे, और आगे स्लैश ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। और इसको आप बेशक सिंगल कोट्स के अंदर कर दो या डबल कोट्स के अंदर कर दो, सेम तरह से वर्क करेगा। तो मैं इसको सिंगल कोट्स के अंदर कर देता हूँ, डबल कोट्स में भी रहने दे, कोई मसला नहीं। अब उसके बाद हमने डाटा को गेट करना है, तो डाटा को गेट करने के लिए ना हमारे पास गेट मेथड ही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गेट, और अब गेट मेथड को हमने ऊपर इंक्लूड भी करना है। तो यहाँ पे हमने गेट किया, और ऊपर हमने ये गेट फंक्शन ऊपर कॉल भी करना है, जिस तरह से हमने सेट कॉल किया, रेफरेंस कॉल किया, अब यहाँ पे हमने गेट को भी ऊपर से फंक्शन को कॉल करना है। और ये रूल है, ये फायरबेस का रूल है कि आपने जिस फंक्शन को इस्तेमाल करना है उस फंक्शन को आपने ऊपर कॉल करना। तो हमने गेट को कॉल किया, अब इस गेट को नीचे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे गेट, और गेट के अंदर हम क्या करेंगे कि अपना जो डाटा उसको गेट करेंगे। गेट करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर हम रेफरेंस पास करेंगे, जो हम इसके ऊपर ये ऑलरेडी लगाया यूज़र रेफरेंस, गेट यूज़र रेफरेंस। आप डाटा को गेट करो किस रेफरेंस से, इस यूज़र रेफरेंस से। उसके बाद आप यहाँ पे इसको प्रॉमिस लगा दो देन, कि जब ये डाटा आपके पास गेट हो जाए, उसके बाद देन के अंदर आप इसको एक एरो फंक्शन पास कर दो, स्नैपशॉट, और यहाँ पे आप डाटा को हमने गेट कर लिया। अब इस डाटा को शो करवाने के लिए आप यहाँ पे कंसोल के अंदर आओ, और कंसोल के अंदर आप लिखो स्नैपशॉट और snapshot.value, और यहाँ पे आपने VL बस लिख देना, वैल सेव किया, और यहाँ पे इसके कंसोल के अंदर हमारा जो डाटा वो प्रिंट होगा। अभी हमारे पास प्रिंट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन हमने कहीं पे कॉल नहीं किया। तो इसको मैं फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, सेव किया, और अभी हमारे पास डाटा आ जाएगा। ये हमारे पास डाटा आ गया, ये आप देखो हमारे पास डाटा आ गया। ये ईमेल, और ईमेल मतलब जितने हमारे पास डाटा हैं, 4 वैल्यूज़ हैं, 4 की 4 हमारे पास आ गई। इस तरह से आपने इसके अंदर जो डाटा वो गेट कर लिया। अब देखो डाटा आपके पास आ गया इस कंसोल के अंदर। अब इस डाटा को हमने अपने पेज के अंदर शो करवाना है। दोस्तों आप यकीन करोगे कि मैंने जब डाटा को शो करवाना था ना यहाँ से, तो मेरे 4-5 घंटे लगे, तो मुझे पता नहीं चला कि इसको मैंने किस तरह से गेट करना है, क्योंकि मेथड थे वो बहुत मुश्किल मेथड जो मेरे ज़हन में थे, या जो मैं ट्राई कर रहा था, कोई सिंपल मेथड नहीं आ रहा था। तो बड़ी मेहनत के बाद मैंने एक वो मेथड समझा कि किसके थ्रू आप इसको कॉल कर सकते हो। आप यकीन करो, आप पूरी इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो, आपको नहीं मिलना, आप खुद से पढ़ना शुरू कर दो,
वो आपको नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी एज अ बिगिनर आपको समझ नहीं आएगी। तो वो आपके लिए एक समझ लें एक मेरे 4-5 घंटों की मेहनत है। तो उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना ताकि आप कमिंग वीडियोज़ आप मिस ना करें। अच्छा, उसको आपने अब फंक्शन को आपने ये जो आपको डाटा है ना, इसको आपने टेबल के अंदर शो करवाना है, HTML टेबल के अंदर। तो आप इसको यहाँ पे बेशक हटा दो। अब इसके अंदर पहले सबसे पहले फिर कॉन्स्टेंटली और कॉन्स्टेंट को आप नाम दो डाटा। अब डाटा के अंदर इसकी वैल्यूज जो है उसको स्टोर करवा लो, स्नैपशॉट डॉट वैल्यू और यहाँ पे आप इसको स्टोर करवा दिया। वैल्यूज इस डाटा के अंदर स्टोर होगी। अब उसके बाद आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट लो और कॉन्स्टेंट का आप नाम दे दो टेबल। अब इसके अंदर आप एक जो टेबल है उसको इंक्लूड करो। अब यहाँ से टेबल खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, और अगर आपने कोई टेबल ऑलरेडी यहाँ पे लगाया हुआ है उस टेबल को भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टेबल पहले लगाया था, उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, टेबल लगा दिया। अब इस टेबल को मैंने स्टाइल और सीएसएस के अंदर ऑलरेडी स्टाइल किया हुआ है। अब इस टेबल को मैंने HTML टैग के अंदर इंक्लूड करवाना है। अब ये जो टेबल है ना, इसको मैंने एक डिव ली थी, उसको मैंने क्लास लगाई थी टेबल, और टेबल के अंदर मैंने टेबल का टैग लिया था इस तरह से। और बस इतना ही है, बाकी सारा कोड हमारा जावास्क्रिप्ट से आएगा। टेबल और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम पास कर देंगे इस टेबल टैग को पास किया और यहाँ पे और सेव किया। अब इसके नीचे आप आ जाओ और यहाँ पे आप एक और वेरिएबल लो, इसको आपने लेना लेट इसलिए लेना है कि आप इस फंक्शन से बाहर इसको इस्तेमाल ना कर सको। लेट इसको हम देंगे HTML और यहाँ पे हम इसको एम्प्टी रख देंगे कि अभी हम इसको एक खाली वेरिएबल ले रहे हैं HTML के नाम से। अब यहाँ पे आपने लगाना फॉर के अंदर कांस्टेंट, और कांस्टेंट के अंदर आपकी आ जाएगी यहाँ पे की, और की के अंदर आप इसको दोगे इन डाटा। यकीन करें दोस्तों, इस फंक्शन के ऊपर मेरा इतना टाइम लगा बस ये 2 लाइनों को समझते हुए, फॉर कांस्टेंट की इन डाटा, इसको समझते हुए मुझे बड़ा टाइम लग गया 2 दिन पहले। इसको बहुत मुश्किल से इसको मैंने अचीव किया इस फंक्शन को। अब इसके अंदर आप क्या करो, एक कांस्टेंट लो और इसके अंदर आप दे दो नेम और उसके बाद आप इसको दो यहाँ पे ईमेल, और फिर आप इसको दो रोल नंबर। और ये जो आपके नेम है, इन्हीं नेम के साथ आपकी कीज़ मौजूद है डाटाबेस के अंदर, फायरबेस के डाटाबेस के अंदर, इसलिए आपको अलग से वेरिएबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे दे दो डाटा के अंदर आप पास करो इसको यहाँ पे एरे और एरे की की, यहाँ पे एरे और एरे की की। ये मेन था, ये वाली जो लाइन थी ना, ये आपकी मेन थी। उसके बाद यहाँ पे आप कंसोल के अंदर आप नेम प्रिंट करवाओगे, तो आपके पास जितने भी नेम आ रहे हैं वो सारे कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाएंगे। जितने भी आपके पास नेम वाली जो की है ना, उसके अंदर जितने भी आपके नेम मौजूद हैं। थोड़ी सी देर लेगा क्योंकि मेरा मोबाइल के साथ नेट कनेक्ट है कंप्यूटर के साथ, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो आपका बार साबिरी करा जो भी आपके पास वहाँ पे नेम मौजूद है वो सारे यहाँ पे आ गए। ठीक हो गया। अब इसको यहाँ पे डिलीट कर दो। अब हमने डाटा लिखना है HTML के अंदर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम HTML लिखेंगे, जो ऊपर हमने टैग लिखा है HTML प्लस और इक्वल, और इसके अंदर हम लेंगे एक TR का टैग। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बैकटिक्स हमने इसलिए इस्तेमाल करनी है क्योंकि हमारा जो डाटा है ना, उसके अंदर वेरिएबल्स भी हैं और उसके अंदर HTML कोड भी है, स्ट्रिंग भी है, वेरिएबल्स भी हैं। उसके लिए हम बैकटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे TR। यहाँ पे TR को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे क्योंकि हम इसके अंदर एक TR ले रहे हैं। और इसके अंदर आपने लेनी है TDs। तो यहाँ पे TDs, अगर आपको टेबल का पता है कि टेबल किस तरह से लगाते हैं, टेबल के अंदर TR और TDs होते हैं, टेबल रो और टेबल डाटा। और यहाँ पे आप $साइन लगाओ और ऊपर आप यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स उनको कॉल कर दो, नेम कॉल किया। अब ये जो HTML का टैग है ना, आपने इसको इसके अंदर इंक्लूड करवाना है। तो आप यहाँ पे आपका फंक्शन ये एंड हो रहा है ना, इससे बाहर आ जाओ और यहाँ पे लिखो टेबल डॉट इनर HTML। इसके इनर HTML के अंदर आप क्या करो, ये HTML वाली जो वेरिएबल इसको पास कर दो, सेव करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टेबल के अंदर ये नेम सारे प्रिंट हो गए। बार जो आपके पास वहाँ पे नेम है वो सारे आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो गए। अब सेम मुझे ईमेल और बाकी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ईमेल को भी पास कर दूंगा, और यहाँ पे मैं जो रोल नंबर उसको भी, तो यहाँ पे ईमेल को लगा दिया। यहाँ पे मैंने इसको नीचे इसका रोल नंबर पास कर दिया, सेव किया, और मेरे पास सारा डाटा आ जाएगा। तो आपका नेम भी आ गया, ईमेल भी आ गया, और आपका रोल नंबर भी आ गया, जो आपने वहाँ पे उसको रोल नंबर दिए। अब इसके अंदर मुझे बटन्स भी चाहिए, डिलीट वाला भी, और मुझे बटन चाहिए इसका अपडेट करने वाला भी। तो सेम इसी के अंदर मैं एक और TD लूँगा, और TD के अंदर मैं पास कर दूँगा यहाँ पे TD, और सेम इसको कॉपी पेस्ट किया, और इसको कॉपी पेस्ट करने के बाद इसके अंदर हम बटन का टैग देंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे बटन लिखेंगे, और यहाँ पे इसको भी हम कर देंगे यहाँ पे क्लोज बटन,
और इसके अंदर हमें डाटा को डिलीट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट और इसको हम यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले क्लास इसको हम लगाएंगे डेल, और डेल को मैंने स्टाइल किया, स्टाइल और सीएसएस के अंदर सिंपली इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर वगैरह अप्लाई किया। फिर इसके ऊपर हम एक लेंगे ऑन क्लिक, क्योंकि हमने इसके ऑन क्लिक के ऊपर फंक्शन भी लगाना है, तो इसके अंदर हम ऑन क्लिक लिखेंगे। ऑन क्लिक के अंदर सेम जिस तरह से हम फंक्शन पास करते हैं HTML के अंदर, यहाँ पर फंक्शन लगाएंगे डिलीट डाटा, और यहाँ पे हम छोटी ब्रैकेट्स, फिर इसके अंदर आप सिंगल कोट्स, और सिंगल कोट के अंदर आप इसकी की पास करोगे। की हमारे पास इसके अंदर क्या है, रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर अलग अलग है तो रोल नंबर हम इसके अंदर पास कर देंगे, इससे बाहर आएंगे और इसको हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पे ऑन क्लिक और यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट को भी क्लोज करना है। सेव किया तो आपका रोल नंबर इसके अंदर पास हो गया। अब इसी को आप यहाँ पे इससे TD को आप डिलीट कर दो, इसी को आप यहाँ से कॉपी कर लो और आप इसके नीचे पेस्ट कर दो। अब इसकी क्लास हमने वहाँ पे की हुई यूपी मतलब अपडेट, और अपडेट के अंदर आप यहाँ पे फंक्शन भी लगा रहे हो अपडेट डाटा, और अपडेट डाटा के अंदर रोल नंबर आपका सेम उसी तरह से, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको अपडेट पास। अब हमने इसके अंदर ना ये फंक्शन लगाए हैं कि डिलीट डाटा और अपडेट डाटा। अब ये डिलीट डाटा और अपडेट डाटा को आपने कॉल किस तरह से करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फंक्शन को लगा देंगे। अब इस फंक्शन को लगाने के ना हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो हम जिस तरह से नॉर्मल फंक्शन डिफाइन करते हैं और इसका नाम दे दिया। अब ये चूंकि फंक्शन हमारे लगे हुए हैं एक ऑलरेडी किसी फंक्शन के अंदर, इसका जो स्कोप है वो फंक्शनल स्कोप है। अगर आपको स्कोप का नहीं पता कि जावास्क्रिप्ट के अंदर स्कोप्स क्या है, तो मेरी जावास्क्रिप्ट वाली जो सीरीज़ है उसके अंदर आपको स्कोप के ऊपर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल जाएगा। अब इसका है फंक्शनल स्कोप। इस फंक्शन से बाहर हम इसके जो हम कोई और फंक्शन डिफाइन करेंगे ना, हम इसके अंदर उसको कॉल नहीं कर सकते, इससे डिलीट वाले को। अब इस डिलीट डाटा को हम विंडो के ऊपर लगा देंगे। हम यहाँ पे लगाएंगे विंडो डॉट ये डिलीट डाटा, और डिलीट डाटा को हम इक्वल कर देंगे फंक्शन के। अब जब इस डिलीट डाटा को हम इस तरह से लगा दिया ना, अब इसको हम कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसको नॉर्मल फंक्शन और फंक्शन नेम के साथ करेंगे तो ये उसको सही से गेट नहीं कर सकेगा। जब हमने विंडो डॉट डिलीट डाटा लगा दिया, अब इस फंक्शन का जो स्कोप है वो है ग्लोबल स्कोप। हम इसे किसी फंक्शन के अंदर और उस फंक्शन के अंदर भी जो फंक्शन मौजूद है ना, हम उसके अंदर इसको कॉल कर सकते हैं। जब हमने विंडो लगा दी, जब विंडो लगा दिया, ये फंक्शन हमारे पास बन गया ग्लोबल फंक्शन। और जो ग्लोबल फंक्शन होता है उससे हम किसी भी फंक्शन के अंदर, और उस फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन मौजूद है, उसके भी अंदर कोई फंक्शन मौजूद है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बोलते हैं ग्लोबल स्कोप। जब आपके पास कोई फंक्शन या कोई वेरिएबल लगी हुई होती है ब्लॉक स्कोप के अंदर, तो आप उस स्कोप के बाहर उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह से हमने ये लेट लिया, तो लेट आपका क्या है, ब्लॉक स्कोप। तो इसका जो स्कोप है वो ब्लॉक है, जो आपके पास ब्लॉक लगा हुआ है ना, इस ब्लॉक से बाहर आप लेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये कुछ होते हैं फंक्शनल स्कोप, जो आपने वेरिएबल इसके अंदर लगा दी, जिस तरह से आपने ये वेरिएबल लगा दी यूज़र रेफरेंस। अब इस यूज़र रेफरेंस को आप इस फंक्शन से बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसे बोलते हैं फंक्शनल स्कोप। और ये जो आप इस फंक्शन से बाहर विंडो के साथ लगा दिया, इसे बोलते हैं ग्लोबल स्कोप। इसको आप किसी भी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ रही होगी कि मैं आपको क्या चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको साथ जावास्क्रिप्ट भी सिखा रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर आप यहाँ पे ऊपर एक कमेंट कर दो कि डिलीट डाटा, और यहाँ पे आप एक और लगा दो इसको अपडेट डाटा। तो यहाँ पे हमने अपडेट डाटा वाला फंक्शन लगाया था और इसके अंदर हमने अपडेट फंक्शन वाला डाटा पास कर दिया। और यहाँ पे हम कमेंट भी कर देंगे कि अपडेट डाटा। ठीक हो गया, यहाँ पे अपडेट डाटा। और इस फंक्शन के अंदर आपने रोल नंबर को पास कर देना, रोल नंबर, और सेम इस रोल नंबर को आप कॉपी करो और यहाँ पे लगा दो। ये आपके पास वेरिएबल आ रही है ना, ये आपने यहाँ पे इसको लगाया पैरामीटर। इस पैरामीटर को रिप्रेजेंट करेगा रोल नंबर, और इसके अंदर ऑलरेडी इसका रोल नंबर मौजूद है। उस रोल नंबर को ये अपने अंदर स्टोर करवा देगा। अब अलर्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इसका रोल नंबर यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, जो हमारे पास रोल नंबर आ रहा है। रोल नंबर सेव किया और यहाँ पे हम देखो आपको नीचे डाटा आ जाएगा टेबल के अंदर। यहाँ पे अगर हम डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आईडी आ जाएगी इसकी 1। अगर ये 4 के ऊपर क्लिक करेंगे तो 4। ठीक आ गया, आपको समझ आ गई नहीं किस तरह से एक बार कर रहा है, ये आपका रोल नंबर है। अब आपने डाटा को डिलीट करना है, तो दोस्तों डाटा को डिलीट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिंपली आप इसको हटा दो। सबसे पहले जो आपने यहाँ पे रेफरेंस लगाया था, अब इस तरह से आपका रेफरेंस हर तरह से लगना है। अगर आप इस रेफरेंस को इस फंक्शन से बाहर लगा देते हो, तो अब आप इसको किसी भी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये फंक्शन हमने लगाया है रीड डाटा के अंदर, तो इस रीड डाटा से बाहर हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको इस्तेमाल करने के लिए जिस फंक्शन के अंदर हमने इस्तेमाल करना है, उस फंक्शन के अंदर हम अलग से डिफाइन करेंगे। तो मैंने इसको अलग से डिफाइन कर दिया।
अब ये जो आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे एंड हो रहा है ना, अब स्टूडेंट के बाद हमें रोल नंबर भी चाहिए, तो इसको यहाँ पे बैक टिक्स कर दूंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा बैक टिक्स और यहाँ मैं रोल नंबर को पास कर दूंगा। यहाँ पे मैं लूँगा $, के अंदर करली ब्रैकेट्स के अंदर इसको मैंने पास कर दिया। तो जो इसके अंदर रोल नंबर है इसके आगे लग जाएगा स्टूडेंट्स के अंदर जो भी रोल नंबर आ रहा है ये यूज़र रेफरेंस उसको स्टोर करवा देगा। अब मिसाल के तौर पे मैंने क्लिक किया, उसका रोल नंबर था 1, तो यूज़र रेफरेंस के अंदर 1 रोल नंबर के साथ ये स्टोर हो गया। अगर उसके अंदर जो रोल नंबर था वो 2 था, तो मैंने क्लिक किया, वो 2 वाला डाटा जिस तरह से अलर्ट बॉक्स के अंदर शो हो रहा था ना, अब अलर्ट बॉक्स के अंदर शो नहीं हो रहा, अब इसके अंदर स्टोर हो रहा है, इस डाटा के अंदर। अब जब भी मैं यूज़र रेफरेंस के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो रोल नंबर मैं क्लिक करूँगा ना वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि इस रेफरेंस वाला रोल नंबर आपने डिलीट करना है। अभी अब मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट करने के लिए सिंपली मैं एक फंक्शन है रिमूव, और रिमूव के अंदर मैं यूज़र रेफरेंस को पास कर दूंगा रिमूव। अब ये जो रिमूव वाला फंक्शन है ये भी आपने ऊपर पहले कॉल करना है, तो यहाँ पे आप इसको कॉल कर लो। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी फंक्शन है गेट और साथ में हम इसको कर दो रिमूव किया और ये रिमूव हमने नीचे कॉल किया हुआ है। अब इस रिमूव के अंदर सिंपली आपने जो यूज़र रेफरेंस है इसको पास कर देना और आपका जो डाटा वो रिमूव हो जाएगा। अब ये जो आपको नोटिफिकेशन आ रहा है, अब नोटिफिकेशन आप यहाँ पे शो करवा दो नोटिफिकेशन और इनर HTML इनर टेक्स्ट करो बल्कि इसको, और यहाँ पे आप लिख दो डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली सेव किया और यहाँ पे आपके पास डाटा नीचे आएगा। और किसी भी डाटा के ऊपर क्लिक करूँगा, ऊपर हमारे पास अगर डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली और पेज को अगर मैं रीलोड करूँगा तो ये डाटा मेरे पास डिलीट हुआ शो होगा। अब ये डाटा डिलीट तो हो रहा है लेकिन रियल टाइम शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये डाटा हमने रीड करना है। तो रीड वाला फंक्शन हमने यहाँ पे लगाया, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको मैं यहाँ पे डिलीट वाले के बाद में लगा दूंगा। जहाँ पे आपके पास जब आपके पास आइटम डिलीट हो जाएगी तो रीड डाटा आपके पास कॉल हो जाएगा, तो रियल टाइम आपका डाटा अपडेट होगा। सेम इस तरह से जब आप डाटा को ऐड कर रहे हो तो आप यहाँ पे रीड डाटा के ऊपर क्लिक करो, ऐड कर दोगे, तब उसी टाइम आपका जो डाटा वो टेबल के अंदर भी शो होगा। अदरवाइज टेबल के अंदर शो करने के लिए आपको रीलोड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए एक अलग से फंक्शन है। अब इसके अंदर मैं कोई डाटा ऐड करूँगा मिसाल के तौर पर, और यहाँ पे मैं करता हूँ gmail.com और कोई भी इसको रोल नंबर दे देता हूँ यहाँ पे और ऐड किया, तो मेरे पास डाटा उसी वक्त ऐड हो गया। मुझे पेज को रीलोड नहीं करना पड़ा। इसको डिलीट करना है, डिलीट करेंगे उसी वक्त डिलीट हो जाएगा, पेज को रीलोड नहीं करना पड़ा जब मैंने रीड फंक्शन को इनके अंदर पास कर दिया। अब दूसरा हमारे पास रहेगा ये अपडेट वाला, कि जब अपडेट के ऊपर क्लिक करें और हमारा डाटा अपडेट हो। अब हमने डाटा को अपडेट करना है, तो अपडेट के लिए हम अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये वाला जो डाटा है ये हमारा इस फॉर्म के अंदर शो हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने सिंपल यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है नीचे अपडेट डाटा। अब अपडेट डाटा के अंदर हमने ऑलरेडी जो रूल है वो रोल नंबर लगाया हुआ है, हम इसका रोल नंबर का रेफरेंस बना देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट, और जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे रेफरेंस लगाया हुआ ना ये वाला डिलीट के लिए, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और इसको भी क्लोज कर देता ताकि हमारा डाटा थोड़ा शो हो। अब ये हमने जो रेफरेंस बनाया ना, सेम इसी रेफरेंस को आप यहाँ पे नीचे इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे जो हमने डिलीट के रेफरेंस बनाया था ना, उसी रेफरेंस को हम इस्तेमाल करेंगे डाटा को गेट करने के लिए। अब उसके लिए हम नीचे यहाँ पे एक गेट मेथड लगाएंगे जो हमने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ पे हम लगाएंगे यूज़ रेफरेंस। और यूज़ रेफरेंस के अंदर हमने डाटा कहाँ से गेट करना है, स्टूडेंट्स, और वो वाले स्टूडेंट्स जिनके अंदर ये रोल नंबर मौजूद है, और रोल नंबर हमने ऑलरेडी उस ऑन क्लिक के ऊपर उसका लगाया हुआ है। तो जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे वो वाला रोल नंबर गेट यूज़र रेफरेंस, इसके अंदर हमारा ये रोल नंबर स्टोर हो गया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे डॉट देन। जब आपका डाटा गेट हो जाए देन क्या करो, देन यहाँ पे इसके अंदर आप इसके अंदर एक एरो फंक्शन पास कर दो जिसको हम पैरामीटर देंगे आइटम। अब ये जो आइटम है ये उस डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं यहाँ पे कंसोल के अंदर आइटम को आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। सेव किया, अब देखो, अब कंसोल के अंदर आपने देखना है अपडेट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो जो आपका पास डाटा था वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास डाटा नीचे आ रहा है लेकिन शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसके अंदर इसकी वैल्यू को गेट करना है। तो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, अब सेव करेंगे, अब हम क्लिक करेंगे तो ये डाटा हमारे पास शो होगा। अब किसी भी जो वैल्यू के अपडेट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये डाटा हमारे पास आ गया। अब ये डाटा जो हमारे पास इधर आ रहा है ना, इसको हमने फॉर्म के अंदर शो करवाना है। उसको अब हमने किस तरह से करना है, सिंपली इसको हम डिलीट कर देंगे और इसके अंदर हमने ऑलरेडी जो वेरिएबल्स लगाई हुई है ना, ये वाली डॉक्यूमेंट डॉट ये आपके पास लगी हुई है ना, ये वाली, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। रीड के अंदर नहीं, ये वाले आपके पास जो वेरिएबल्स लगी इनको आप कॉपी कर लो यहाँ पे, और ये आपका डाटा इसके अंदर गेट हो रहा है
इसके अंदर आप लगा दो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, नेम, ईमेल और रोल नंबर। जो इनपुट्स है ना उनको मैंने स्टोर करवा दिया और उनकी वैल्यू के अंदर मुझे मैंने डाटा जो है वो स्टोर करवाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा आइटम डॉट वैल्यू के अंदर मैं डॉट लगाऊंगा और नेम, जो नेम वाला एट्रीब्यूट है, जो नेम वाली की है, उसके अंदर जो भी डाटा मौजूद है वो इस इनपुट जो नेम है ना इसके अंदर शो हो जाए। सेम इस तरह से मैं जो ईमेल है और रोल नंबर उनको भी लगा दूंगा, यहाँ पे मैं उनको भी पास कर दूंगा। यहाँ पे ईमेल कि जो आपके पास ईमेल वाली वैल्यू है वो आपकी ईमेल वाली इनपुट के अंदर स्टोर हो जाए और रोल नंबर वाली आपकी रोल नंबर के अंदर स्टोर हो जाए। आप सेव करेंगे। अब जैसे किसी भी बटन के अपडेट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा किसी भी डाटा के, तो ये अपडेट के ऊपर क्लिक किया तो ये डाटा हमारे पास इस फॉर्म के अंदर शो हो गया। अब इसके ऊपर क्लिक किया तो ये डाटा हमारे पास शो हो जाएगा। अगर मैं करता हूँ ये बाबा वाले के ऊपर जिसकी रोल नंबर 2 है हमारे पास, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वाला रोल नंबर हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। इसे बोलते हैं कि डाटा को गेट करके फॉर्म के अंदर शो करवाना। अब जब भी आपने डाटा को अपडेट करना होता है ना, इसके अंदर आपकी 2 क्वेरीज होती हैं। पहली तो आपने डाटा को गेट किया, डाटा को आपने गेट कर लिया, गेट करने के बाद उसको आपने अपडेट करवाना है। अब अपडेट करवाने के लिए हमें नीचे एक अपडेट वाला बटन भी चाहिए, तो उस बटन को हम यहाँ पे लगा देंगे। अब उसको बटन को आपने यहाँ पे आपका ऐड बटन लगा हुआ है ना, इसी के नीचे आप यहाँ पे लगा दो अपडेट डाटा और इसको आप यहाँ से कॉपी करो। सेम आप इसके ऊपर ये क्लास लगा दो, क्लास अपडेट डाटा। यहाँ पे हमने ये आईडी स्किप और यहाँ पे उसको हम लगा दें क्लास के अंदर भी सेम अपडेट डाटा और इसको हमने स्टाइल और सीएसएस के अंदर स्टाइल भी किया हुआ है। अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे नीचे हमारे पास होगा अपडेट डाटा, ये वाली आईडी। और यहाँ पे अब इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने विजिबिलिटी है वो की हुई है हिडन है कि हमें ये नज़र ना आए। अगर मैं इसको आपको डिलीट करके दिखाऊं तो ये आपके पास नीचे आ रहा है ऐड डाटा सेकंड वाला भी, इसके अंदर हमारे पास अपडेट है। तो यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा अपडेट डाटा। अब ये दोनों आपके पास नीचे नज़र आ रहे हैं, ऐड डाटा भी अपडेट डाटा भी। अब ये जो अपडेट डाटा ना इसको मैंने हिडन करना है, तो स्टाइल और सीएसएस के अंदर मैंने इसके ऑलरेडी विजिबिलिटी हिडन लगा दी हुई है, विजिबिलिटी हिडन, और ये हमारे पास शो नहीं होगा। अब इसकी जब भी मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करूँगा तब ये मेरे पास शो हो। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने ना स्क्रिप्ट के अंदर अब जहाँ पे आप डाटा को गेट कर रहे हो, यहाँ पे डाटा को आपने गेट किया, इससे बाहर आ जाओ और यहाँ पे आप लिखो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप उसकी क्लास पास कर दो, यहाँ पे डॉट लगा के अपडेट डाटा। यहाँ पे इसकी आपने जो क्लास लगाई है ना ये वाली, इसको कॉपी करो, स्क्रिप्ट के अंदर इसको पास कर दिया और यहाँ पे आप इसको लगा दो डॉट क्लास लिस्ट और क्लास लिस्ट के अंदर आप इसकी ऐड कर दो क्लास शो। और जो शो आपकी क्लास है ना स्टाइल और सीएसएस के अंदर, ये हमने एक शो क्लास लगाई, इसको हमने विजिबिलिटी लगा दी हिडन। जब भी हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्लास उसके अंदर ऐड हो जाएगी और हमारी जो विजिबिलिटी है वो विजिबल बन जाएगी। पहले हमारे पास विजिबिलिटी इसकी हिडन है, देन हमारे पास विजिबिलिटी क्या बन जाएगी, विजिबल। अब जैसे अपडेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास अपडेट वाला बटन भी नीचे आ जाएगा और डाटा भी आ जाएगा। अब इस अपडेट वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास डाटा जो है वो अपडेट होगा। अब इसको हमने किस तरह से करना है, तो सिंपली आप आओ स्क्रिप्ट जिसके अंदर, अब यहाँ तक आपका लग गया कोड। अब इसी के नीचे आप आओ और यहाँ पे आप अपडेट वाला जो बटन है उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लो। यहाँ पे कांस्टेंट और अपडेट डाटा, यहाँ पे आप लिखो अपडेट डाटा को हम कर देंगे अपडेट BTN ताकि रिमेंबरेबल रहे। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप उसकी आईडी पास कर दो। यहाँ पे ये आपके पास आईडी क्लास भी आप पास कर सकते हो, मैं इसके अंदर आईडी पास करूँगा। आईडी पास की कि जब इसके ऊपर क्लिक को तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे कि अपडेट BTN डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, कि जब इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास एक फंक्शन चल जाए। फंक्शन हमारे पास क्या चले कि हम एक अलर्ट बॉक्स इसके ऊपर शो करवाते हैं, अलर्ट, और यहाँ पे कि जब इसके ऊपर हम क्लिक करें हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ जाए। तो यहाँ पे हम अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ गया। अब इसका मतलब है कि कोड हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इंस्टेड ऑफ अलर्ट हमने इसकी जो इनपुट्स हैं उनके अंदर जो वैल्यूज़ आ रही है ना उनको अपडेट करवाना है। तो सिंपली जिस तरह से मैंने पहले वेरिएबल्स लगा के डाटा को गेट किया था, यहाँ पे ये मैंने लगाया ना, सेम इसी इन्हीं तीनों को आप कॉपी कर लो और नीचे आ जाओ अपडेट के अंदर यहाँ पे और इसके अंदर पेस्ट कर दो कांस्टेंट नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी नेम, उसके अंदर जो वैल्यू मौजूद है, फिर ईमेल के अंदर जो वैल्यू मौजूद है, फिर जो रोल नंबर के अंदर जो वैल्यू मौजूद है, उन वैल्यू को आप स्टोर करवा दो इन वेरिएबल्स के अंदर।
अब डाटा को अपडेट करने के लिए आप यहाँ पे अपडेट फंक्शन को कॉल करोगे। अपडेट फंक्शन को हमने नीचे कॉल किया, और ये जो आपका अपडेट फंक्शन है ना, इसको आपने ऊपर भी कॉल कर लेना है। ये जो आपका अपडेट फंक्शन है, ये आ रहा आपका डाटाबेस से, तो आपने यहाँ पे इसको भी कॉल कर देना है। यहाँ पे इसको भी हमने कॉल कर दिया, इसको भी हमने कॉल कर दिया अपडेट को। और इस अपडेट के अंदर आप इसको पहला पैरामीटर पास करोगे इसका रेफरेंस, और यहाँ पे आप रेफरेंस फंक्शन को कॉल किया और इसके अंदर आप पास कर दोगे डीबी को। ये मैं आपको ना बहुत ही ईजी मेथड इसका बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और कम्प्लेक्स भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं बिल्कुल ईजी बता रहा हूँ। फिर हमने इसका यूज़ रेफरेंस, और रेफरेंस के अंदर हमने डीबी को पास कर दिया। इससे बाहर आके हमने कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट्स के अंदर हम डाटा देंगे। यहाँ पे हम देंगे एरे, और एरे के अंदर हम क्या करेंगे, जो आपका टेबल है उसको कॉल करेंगे स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के बाद हम इसकी कॉल करेंगे जो आपके पास रोल नंबर है उसको हमने कॉल किया, रोल नंबर, और रोल नंबर से बाहर आप आगे स्लैश दो और फिर नेम के इसका जो स्टूडेंट्स के अंदर रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर है ना, और उसके अंदर जो नेम आ रहा है उस नेम को आप रिप्लेस कर दो, ये जो आपका न्यू नेम उसके साथ, न्यू नेम के साथ पास कर दो। और सेम इस तरह से आप इसको 2-3 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है ईमेल, तो यहाँ पे आप ईमेल कर दो, और यहाँ पे भी आप ईमेल कर दो। सेम आपका यहाँ पे रोल नंबर है, तो आप यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लो नीचे रोल नंबर के लिए। तो यहाँ पे ईमेल, और ईमेल के लास्ट पे आपके पास आ रहा है रोल नंबर, तो यहाँ पे आप बेशक इसको जो रोल नंबर है वो पास कर दो, और यहाँ पे पास कर दो रोल नंबर, और इसके लास्ट पर लिखो डॉट देन। जब आपका ये डाटा अपडेट हो जाए देन क्या करो, देन आपका एक एरो फंक्शन चल जाए, यहाँ उसको हम कॉल करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास इसका एरर आ रहा है। ये एरर इसलिए आ रहा है कि हमने इक्वल नहीं लगाना, हमने यहाँ पे लगाने ये डबल कोलन, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास मौजूद है एक समझ लें कि ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ऑब्जेक्ट की और वैल्यू को कंपेयर करने के लिए हम इन डबल कोलन का इस्तेमाल करते हैं। और इसके लास्ट पे आपने ये सेमी कोलन नहीं लगाने, आपने कॉमास लगाने हैं। तो ये भी मेरे पास मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि आपने यहाँ पे कॉमास लगाने हैं, कॉमा लगा दिए, और ये आपकी वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ के साथ अपडेट होगी। जब आपकी वैल्यूज़ अपडेट होगी देन आप क्या करो, देन आप नोटिफिकेशन के अंदर पास कर दो डॉट इनर टेक्स्ट, और इनर टेक्स्ट के अंदर आप पास कर दो कि डाटा अपडेटेड, या आप इसको एडिटेड जो मर्जी कर दो। और उसके बाद आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, जो आपने ऊपर ऑलरेडी इसको जो बटन शो करवाया ना, अब इस बटन को यहाँ पे आप अगेन हाइड कर दो। यहाँ पे इसकी जो क्लास ऐड की थी ना हमने शो वाली, अब इसको यहाँ पे रिमूव कर दो, सेव करेंगे। और ये जो आपके पास रीड डाटा है ना फंक्शन, जो हम ऑलरेडी फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं, इसको हम नीचे कॉल कर लेंगे, ताकि जब भी हमारा डाटा अपडेट होगा तो उसी वक्त हमारे पास नीचे भी शो हो जाएगा। अब सेव करेंगे, अब इसके अंदर कोई भी डाटा हम करेंगे और अपडेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ऊपर हमारे पास फंक्शन ऊपर हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा डाटा अपडेटेड, और नीचे भी हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा। अब इंस्टेड ऑफ 1 मैं यहाँ पे इसकी ID कर देता हूँ ये 232। अब यहाँ पे बल्कि ये हमारा ऐड होगा भी, बाकी इसको अब अगेन क्लिक करता हूँ, अपडेट के ऊपर क्लिक किया, और ये इसको मैं वैल्यू चेंज करता हूँ और अपडेट के ऊपर क्लिक किया, तो ये नीचे आपका डाटा अपडेट हो गया। लेकिन जब अपडेट हो रहा है ना, हमारी वैल्यूज़ अगेन ये इम्पटी नहीं हो रही। अब वैल्यूज़ को इम्पटी करने के लिए सिंपली ये जो आपने इनको यहाँ पे कॉल किया ना, ये वाली वैल्यूज़ को, ये वाली वैल्यूज़ आप इसको बल्कि ये है ना हमारी, इसको आप यहाँ पे नीचे कॉपी कर लो, या बल्कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे इनको खाली किया हुआ है तो सेम उन्हीं को कॉपी कर लूँगा यहाँ से। यहाँ पे हमने इनको किया था इम्पटी, ये वाली, इनको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पे आपने ये लगाया शो, इससे बाद में आएंगे, और यहाँ पे इनको हम अगेन इम्पटी कर देंगे, सेव करेंगे। अब हम करते हैं अपडेट किया, किसी भी डाटा को अपडेट करेंगे तो उसी वक्त हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा, और साथ ही हमारी इनपुट्स भी खाली होगी, और हमारे पास अगेन उसी तरह से न्यू फॉर्म आ गया। तो ये कितना इजी मेथड है। अब अपडेट करते हैं, अपडेट के ऊपर क्लिक किया, अब इसकी ID चेंज करते हैं, ID इसकी मैं करूँगा 4, और अपडेट बटन के ऊपर क्लिक, तो मेरे पास नीचे जो डाटा वो अपडेट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको इससे कुछ सीखने को मिला, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।